इन अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 1 वेरिएंट 3 9702 कैम्ब्रिज एएस लेवल का पेपर है, 1.25 घंटे का पेपर है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट फिजिकल क्वांटिटी के मुतालिक जो है वो करेक्ट है। सो फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव अ मैग्नीट्यूड और अ यूनिट। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। फिजिकल क्वांटिटी मस्ट ऑलवेज हैव अ मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑलवेज हैव अ यूनिट, गलत है। A physical quantity must have a unit but does not always have a magnitude. ठीक है, ये भी incorrect है। A physical quantity must always have a magnitude and a unit. ठीक है, D is correct answer. What is the reasonable estimate of a mass of a solid sphere of a copper? कॉपर के एक स्फीयर का एस्टिमेट पूछ रहा है, रीजनेबल। मुझे कॉपर की डेंसिटी पता है इत्तेफाक से, वो ऑलमोस्ट पानी से, वाटर से तकरीबन 9 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, ज्यादा डेंसर है। यानी अगर वाटर की डेंसिटी मैं यूं कहूं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सो कॉपर की होनी चाहिए 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एस्टिमेट है। ठीक है, मैं डेंसिटी का एस्टिमेट करके निकाल रहा हूँ। सो मुझे ये पता है कि इसका डायमीटर कितना है, वो 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर है तो इससे इसका वॉल्यूम निकल सकता है। और आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पता है नहीं पता? 4/3 पाई रखो, आर की जगह आप 60 का 30 का क्यूब रख दो। ठीक है, तो कोई भी आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बताओ क्या वॉल्यूम आ रहा है? 113,097.34। ठीक है, यानी तकरीबन 1,13,097 ना। 1,14,000 कर लो। 1,1,1,4 ये कर लो। 4 होगा नहीं वैसे, 3 के बाद 0 है। 3, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो 3,1 हो जाएगा ना। जी 1,1,3,1,0 यही है। जी। सो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, और आपको अब आपको दूसरा क्या मैंने बताया कि डेंसिटी कितनी थी कि 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। सो अब आपको मास निकालना है। सो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो अब आप कुछ भी नहीं करोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1,1,3,1,0 करो, क्या वैल्यू आ रही है? जो भी मास की वैल्यू आ रही है बताओ। सही आ रही है 1017900। 7900 ग्राम्स में आ रही है। और किलोग्राम में एक डेसिमल इसका हटा दो, 1017.9। सो तकरीबन राउंड ये 130। 1018। जी जी, तो ये 1000 में जाएगा ना। 1000 में राउंड ऑफ होगा। 1018 है ना, तो 1000 में राउंड ऑफ होगा किलोग्राम। वन सिग्निफिकेंट फिगर में सी में जाएगा, नियरेस्ट यही बनता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? सो मुझे सिर्फ ये चीज बता दी कि ये 9 टाइम्स ज्यादा डेंसर होता है कॉपर। मरकरी 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर होता है। मुझे ये बात पता थी तो यहाँ से पकड़ लिया मैंने। ठीक है, आ रही बात समझ? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ अ स्टार कैन बी मॉडल्ड विद द इक्वेशन दिस। ठीक है, ये बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बनता है, जो कि आप A2 में जाके पढ़ेंगे। A2 में जाके आप पढ़ेंगे, वहां पर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे। एनीवेज, तो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये इक्वेशन है पावर की, सिग्मा जो है ये उसका कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया है, और ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो कह रहा है कि SI बेस यूनिट जो है वो सिग्मा है, तो उसको SI बेस, सॉरी, वो कह रहा है कि सिग्मा को SI बेस यूनिट में कन्वर्ट करो। तो सिग्मा है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो पावर अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर। सो पावर को देखें तो ये पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हम ऐसे भी करते थे, याद है? सो फोर्स के लिए हम न्यूटन लगा देते हैं, वेलोसिटी के लिए हम मीटर सेकंड -2 कर लेते हैं। हम यूं कर लेते हैं। नीचे एरिया के लिए क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए K⁴ कर लेते हैं। क्लियर? सही है भाई? सिर्फ अभी हम यूनिट्स पे गेम खेल रहे हैं। सो ऊपर हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये न्यूटन की जगह, फिर 1 मीटर सेकंड -2। ठीक है, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आप चलें। सो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, मीटर स्क्वायर इनटू Kelvin⁴। क्लियर? अच्छा भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है ये मीटर स्क्वायर से ये 2 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, किलोग्राम बचेगा, सेकंड -4 बचेगा, Kelvin⁴ बचेगा। ठीक है भाई? सो सेकंड -2 -4, यही आंसर है। ये रुको, एक गलती की वो साइड कर लूं, ये पे -1 है। ठीक है, सो इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये -1 है। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर? अब चेक करो कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर बन रहा है। ऐसे ही
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉय थ्रोज अ स्टोन विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये u भी है, इसको ux भी कह सकते हो क्योंकि थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री पे है। जब थीटा 0 डिग्री होता है सो यू नो दैट u और ux इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और ये 8 मीटर की डेप्थ है, क्लियर है, 8 मीटर की ये डेप्थ है। सो एयर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, हाउ लॉन्ग का मतलब से टाइम पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कूदने में इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए आप इसको वर्टिकल से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हो, बट आई थिंक वर्टिकल वाला बेस्ट होगा। सो इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू यू वाई टी, ठीक है, माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। सो यू वाई तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है जब हॉरिजॉन्टल होता है यू वाई 0 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आप कोशिश ये करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर आप खड़े में ओरिजिन पे, और इससे नीचे जितनी भी है, जितनी भी हाइट है वो सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था, अगर आप याद करें, इमेजिन यूं करेंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, सही है। सो वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, और नीचे जो भी होगा जाहिर है वो सब नेगेटिव चला जाएगा। सो इक्वेशन में आप रखेंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 0 माइनस का हाफ ऑफ जी 9.81 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सो आप देखोगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 अपॉन 9.81, उस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी आ जाएगा। जरा लीजिए भाई, जल्दी से ही काम कीजिए। सही आ रहा है 1.28। 1.28 तो 1.3 पे राउंड ऑफ होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, सही है। सो 4 का सी बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्यूबॉइड विद आइडेंटिकल लेंथ, ठीक है, आइडेंटिकल लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट्स है, सब कुछ सेम है, यानी सबका वॉल्यूम सेम है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबके सेम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज सबके सेम है। द क्यूबॉइड्स आर हेड एट द सेम डेप्थ and in identical orientation by vertical rods as shown. Water has a density rho, water की density जो water है इसकी density rho है, ठीक है। अब कह रहा है किसी की density 4 times है, किसी की density twice है, किसी की rho है, किसी की आधी है, वगैरह वगैरह। तो कह रहा है which statement is correct? The upthrust of the water on each cuboid is the same. जनाब ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, सब पे लगने वाली अपथ्रस्ट सेम है। कैसे पता सर आपको, क्योंकि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी G एंड V। फर्क है दोनों में, जरा देखो, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो तो सबकी सेम है, वो तो रो है और सबकी सेम है, ठीक है। G की वैल्यू भी सबकी सेम है। ये V क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आगे लगा रहा हूं इमर्ज्ड, वो वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है, तो सबका वॉल्यूम सेम है, इसने पहले ही बोला है सब कुछ सेम है। तो सबका चूंकि वॉल्यूम सेम है, G की वैल्यू सबके लिए सेम है, फ्लूइड की डेंसिटी सबके लिए सेम है, तो इस हिसाब से सबकी अपथ्रस्ट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्लियर। बाकी मैंने रीड ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ूंगा, फजूल बात है, ठीक है। इन विच एग्जांपल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट हो और इक्विलिब्रियम में हम उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते। मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम अंडरलाइन नहीं कर सकते, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो, एन एयरप्लेन क्लाइम्स अप स्टेडी रेट, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, स्टेडी रेट से जा सकता है, ठीक है, और फॉरवर्ड और उसकी बैकवर्ड फोर्सेज इक्वल हो सकती हैं। एन एयरप्लेन टोज अ ग्लाइडर एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड, ये भी हो सकता है। सी में कह रहा है स्पीड बोस्ट चेंजेस द डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। सो जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो आपकी डायरेक्शन चेंज होने से आपको पता है कि आप पहले इधर जा रहे हो, फिर इधर, फिर इधर, तो हर दफा आप सर्किल पे टेंजेंशियल आपकी डायरेक्शन होती है। सो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने से आपको ये बात भी पता है कि डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज होती है। क्लियर हो गई बात। सो मतलब एक्सेलरेशन जब जाहिर है प्रोड्यूस होगी तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स m इंटू ए है, तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो रिजल्टेंट फोर्स तो आपकी जीरो नहीं होगी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपकी जीरो नहीं होगी। जब वो जीरो नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है, सही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Two identical balls are projected vertically upward from the ground level with the same initial velocity. Ball X is in a vacuum and ball Y is in air. Ball Y जो है वो कह रहे हैं एयर के अंदर है। Which statement about the motion of the balls is correct? Ball Y एयर में तो जाहिर है उसका वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, बॉल X जो है वो वैक्यूम में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जो ज्यादा डिस्टेंस करेगी वो ज्यादा टाइम भी लगाएगी, तो फैक्ट है ये चीज। सो बॉल
reach a greater maximum height and in a longer time than ball y. बिल्कुल ठीक है ये. सो बॉल x जो है वो क्या करेगी, बॉल x जो है वो ज्यादा हाइट पर भी जाएगी और ज्यादा टाइम भी लगाएगी, क्योंकि बॉल x जो है वो वैक्यूम के अंदर चल रही है, बॉल y एयर में चल रही है. एयर में इसको रोकने वाली होगी, रोकने मतलब स्टॉप करने वाली होगी, इसकी स्पीड को चेंज करने वाली होगी. स्पीड चेंज करने का मतलब कि स्पीड बढ़ तो रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज. स्पीड तो बढ़ रही होगी लेकिन उसके इंक्रीज होने का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बॉल वाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है. और यही आपने देखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी से मिलता जुलता होता है. ठीक है, सो इन शॉर्ट बॉल वाई जो है एयर में कम टाइम लगाएगी, क्योंकि एयर जो है उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसको ऊपर जाने नहीं देगी. और जो एक्स है उसमें वैक्यूम तो है नहीं, इसलिए वो ज्यादा हाइट तक जाएगी. जब ज्यादा हाइट तक जाएगी तो ऑब्वियसली वो टाइम भी ज्यादा लगाएगी. क्लियर है? तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर बनता है. ठीक है, बॉल एक्स रीच अ ग्रेटर हाइट, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, देन एंड इन अ लॉन्गर टाइम देन बॉल वाई. बॉल वाई क्यों कम टाइम लगाएगी और ज्यादा लंबाई हाइट पे नहीं जाएगी? एयर रेजिस्टेंस की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट पे है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम फॉर अ स्टोन दैट फॉल फ्रॉम अ ब्रिज इनटू अ लेक एंड सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द लेक. क्लियर है? अच्छा, व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन. वो कह रहा है कि मोशन ऑफ द स्टोन के बारे में आप क्या डिड्यूस कर सकते हो. टर्मिनल वेलोसिटी वाज रीच, बिल्कुल भी नहीं. टर्मिनल वेलोसिटी रीच होती है तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, गलत. ठीक है, कह रहा है द एक्सेलरेशन इन द एयर वाज डिक्रीजिंग विद इन इंक्रीजिंग टाइम. बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आप देखें इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है. आप देखो इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज. अब ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है. जो ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन टाइम क्या हो रहा है, जाहिर है इंक्रीज हो रहा है. तो बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम रो विद द टाइम t ऑफ द कार. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड. t इज इक्वल टू 10 मान लो इधर कहीं आएगा. और आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है. इसका मतलब है इस इक्वेशन, इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनेगा. सो ग्रेडियंट की बात की जाए सो वो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t ही देगा, वो रिजल्टेंट फोर्स होगी. सो ग्रेडियंट पता कर लो. अब उसने 10 की बात की है तो भाई 10 इधर बनेगा. ठीक है, वैसे हम कोई टेंशन नहीं है, हम पूरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल लें तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज आनी है, वही फोर्स आनी है. सो मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, मैं यहाँ से इसको ये बना लेता हूँ. सो ये पूरा ये 4 और 1 को पूरा ले लो तो ये राइज हो जाएगा और ये नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा, रन. राइज में 4 माइनस 1. ठीक है, और एक्सपोनेंट 4 आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. और रन में क्या है, रन में देखे 20 है. सो अब आपको अगर मैं निकालने का बोलूं ये चीज तो आप ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 20. अब 30,000 डिवाइड बाई 20 करनी है तो 30 डिवाइड बाई 20 करेंगे. सो 30 से 0 हटाएंगे, 3 हाफ करेंगे, 1500. भाई बी करेक्ट आंसर है इसका. सही है, आ रही बात समझ में. नेक्स्ट चलते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई आर x and y form an isolated system. X and y collide and then separate. The mass of the x is greater than the mass of y. ठीक है, अच्छा फिर देखने दो ऑब्जेक्ट है वो टकराए. फिर सुन लो, दो ऑब्जेक्ट है वो आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों कोलाइड हुए, सेपरेट हो गए. ठीक है, द मास ऑफ एक्स, वो कह रहा है मास ऑफ एक्स जो है, बना देता हूं द मास ऑफ एक्स. ठीक है भाई, ये मास ऑफ एक्स है. और अब साइज पे कोई बात नहीं की उसने. ठीक है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं. तो ये लेट्स से कि ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, ये वाई है. ये आपस में टकरा टकरा के बिल्कुल सेपरेट हो गए. तो कह रहा है व्हाट इज विच स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन इज करेक्ट. भाई टकराते वक्त एक चीज दोनों की सेम होगी, वो होगी रिजल्टेंट फोर्स. मतलब एक चीज टकराते वक्त दोनों की सेम होगी, वो होगी एक दूसरे पे लगने वाली फोर्स. यानी कि एक्स जितनी वाई पे फोर्स लगाएगा बदले में वाई उतनी ही एक्स पे लगाएगा. ठीक है, टकरा गए तो टकराते वक्त जब ये टकराएंगे, टकराते वक्त दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे. क्लियर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. क्लियर है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही. वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ वाई इज ग्रेटर देन. ठीक है, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एक्स. नहीं, चेंज इन मोमेंटम सेम होगा. क्यों? क्योंकि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यूं कर लूं कि भाई देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. तो दोनों कब आप देखो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और इधर भी देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, दोनों का ये y का है और ये कितना है भाई, ये x का है.
टाइम ऑफ कांटेक्ट तो सेम है ना, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी का डी आएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट सेम है, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज भी क्या है भाई, वो सेम ही है। जितना मोमेंटम y का चेंज होगा उतना ही x का चेंज होगा, ये बात तय है। तो ये गलत है ए। द फोर्स ऑन y इज ग्रेटर, नहीं, फोर्स भी इक्वल अपोजिट है, नेगेटिव साइन लगा लीजिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। y की अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन ले लूं तो फिर भाई x की जो मुझे वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। द फोर्स दैट x एंड y एक्सर्ट ऑन ईच अदर एक्ट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, बिल्कुल सेम लेंथ ऑफ टाइम डेल्टा टी है, ठीक है। द फोर्स x एंड y एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नहीं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। वो कह रहा है विच टू स्टेट whether the total momentum and total kinetic energy are conserved in an inelastic collision, तो kinetic energy तो कंजर्व नहीं होगी, ठीक है, kinetic energy तो कंजर्व नहीं होगी, और इसके अलावा टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है अ टेनिस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकी गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी सुन लो, जब ऊपर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा उसकी जो वेलोसिटी होगी शुरू में होगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ थ्रो, जब ऊपर थ्रो करोगे उस वक्त उस पर सिर्फ उसका वेट होगा, वही उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, सो वेट ही रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी। जब ऊपर टॉप पे जा रहा होगा तो जाहिर है अगर इस जगह पे पहुंचेगा तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अब एयर रेजिस्टेंस भी उसकी क्या कर रही होगी, जाहिर उस पे एक्ट कर रही होगी। सो वो तुमसे क्या सवाल कर रहा है, वो कह रहे हैं a tennis ball is thrown vertically upward, the tennis ball reaches its height at a point and then falls back down to the point from which it was thrown. Air resistance is significant. At which position on the path of the tennis ball is the resultant force on the tennis ball is greatest? वो कह रहा है कि किस पाथ पे उसके पाथ पे, यानी कि वो ऊपर गई, ऊपर से मेरे ख्याल में दोबारा नीचे की तरफ आई, तो कह रहा है किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। क्लियर। वो कह रहा है कि किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो पढ़ते हैं। एट द स्टार्ट जस्ट आफ्टर द टेनिस बॉल इज रिलीज, जी देखो शुरू में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, जरा समझना, शुरू में हम वेलोसिटी को मैक्सिमम लेते हैं, ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में जैसे ही चलना शुरू करेगी वेलोसिटी हम मैक्सिमम लेते हैं, तो शुरू में रिजल्टेंट फोर्स में हमने वेट के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐड करना पड़ेगा, ट्रैक को शुरू में करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त शुरू में हम, क्योंकि हम जब, एक बात याद रखना, शुरू में जब भी हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम लेते हैं इनिशियल पॉइंट पर, और फाइनल पे उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम जीरो लेते हैं, ठीक है। इसको आप वी कर लो, फिर से सुन लो, इसको आप यू कर लो और इसको आप वी कर लो, फिर से सुन लो। जब आप अपवर्ड किसी भी बॉल को थ्रो कर रहे होते हो, सो इनिशियली उसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, सो आप इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड ही लेते हो, फाइनल उसकी जीरो लेते हो, यानी ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज कर, आप ये जो है अज्यूम कर रहे हो तो कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब सुनो, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपको पता है ऊपर जाते हुए कि ड्रैग इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ठीक है, यू नो दैट, कि ड्रैग फोर्स जो होती है वो के वी स्क्वायर के बराबर है। सो ऊपर जाते जाते आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ड्रैग भी डिक्रीज होगी, सो जब ड्रैग डिक्रीज होगी तो जाहिर है रिजल्टेंट फोर्स भी ऊपर जाते जाते डिक्रीज होगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? There. So initially at this position your velocity is maximum, जिससे फेंक रहे हो उसको इनिशियल लेते हैं, और वहां जाके ऊपर जाके जो जीरो होती है वो होती है जो फाइनल वेलोसिटी होती है। आ रही बात समझ में? सो एट द बिगिनिंग, एट दिस पोजीशन, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, योर रिजल्टेंट फोर्स इज मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, इवेंचुअली एक पॉइंट पर जाके फाइनल जाके ये जीरो हो जाएगी, तो वहां पर जाके ड्रैग आपकी क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो वहां वेट और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होंगे। अब ये फ्री फॉल मोशन करेगा ऊपर से नीचे, क्लियर। जैसे बुलेट नहीं होती शादी ब्याह पे हम मारते हैं, चलाते हैं, ऐसा कोई भी आप पायलट ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, वो जाएगा तो उसी फोर्स से जिसे आपने फेंका है, लेकिन अब वो नीचे आएगा तो फ्री फॉल मोशन में आएगा, वो एक अलग कहानी है, क्लियर। इसीलिए इस हिसाब से इसका ए करेक्ट आंसर बनता है, क्लियर। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ कपल, तो उसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कपल को। सो अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कभी भी नहीं, नेवर। couple is a pair of forces that act on the center of gravity, जरूरी नहीं है। a couple is a pair of forces that act to produce a resultant force, बिल्कुल भी नहीं, resultant force जीरो होती है couple में, हो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। a couple is a pair of forces that act to produce rotation only, बिल्कुल रोटेशन ही क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। a uniform beam of mass of 1.4 kg is pivoted at P as shown, the beam has a length of 0.6 meter, ठीक है, beam has a length of 0.6 meter and P is the distance of 0.2 meter from one end. Loads of
3.0 kg and 6 kg are suspended at a distances of the 0.35 meter and 0.15 meter from the pivot as shown. What is the torque? वो आपसे torque पूछ रहा है. That must be applied to the beam in order to maintain its equilibrium. यानी equilibrium में नहीं है. इसका मतलब ये हो सकता है कि जो sum of anti clockwise moment है और sum of clockwise moment है, they are not equal. They are not. ये इक्वल नहीं है. अभी जब इक्वल नहीं होते तो इसका तरीका ये होता है कि भाई एक ज्यादा एक कम होगा, और कौन से ज्यादा कौन सा कम होगा, तो तुक्का लगाओ. ये पिवट है, ये इसका वेट है, तो जाहिर है कि ये बीम का वेट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो. ठीक है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ. ठीक है. और जो डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट मोमेंट होगा. ठीक है. मुझे ये रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है. सो करके देख लेते हैं. अब आप देखें यहाँ पे. सो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ पर भी वेट लगा ही देते हैं यार. ठीक है. ठीक है. अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. अब जरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में चेक कर लेते हैं क्या सीन है. सो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में मुझे सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए होगा. कहाँ से लाऊं, जरा देखो. ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 0.2 और 0.4 0.6 बनता है. क्योंकि यूनिफॉर्म बीम है तो उसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में होगा, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक एंड तक 0.3 होगा. क्लियर. ठीक है. अब ये 0.3 है, जरा समझिएगा. अच्छा, अब सवाल ये कि ये 0.3 है, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए. कैसे निकालूंगा, इस पे भी बात करते हैं. अब ये देखो, ये 0.15 है, ये 0.2 है, तो जाहिर सी बात है ये 0.05 होगा. ऐसे ही है कि नहीं. जी सर. अच्छा, एक चीज और है. ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 मीटर है. अब 0.3 में से ये निकाल दो, 0. सब्ट्रैक्ट 0.3 माइनस 0.2 0.1. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर आएगा. क्लियर. पिवट तक. सो पिवट तक ये 0.1 मीटर हो गया. सेट है. ठीक है, जिंदगी आसान हो गई. क्लियर. सबसे पहले 0.1 इंटू ये एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे. अब एक और चीज, ये मास है. सो मुझे इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 9.81 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये मोमेंट नहीं पूछता तो मैं कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन ये मोमेंट पूछ रहा है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में आपका क्या है, वो जनाब इसका मोमेंट है, फिर इसका मोमेंट है, तो दोनों का लिख लेते हैं. सबसे पहले इसका है तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं. सो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 9.81. क्लियर. अच्छा, और मल्टीप्लाई बाई 0.1. क्लियर. ये एक हो गया, प्लस ये अभी इसका मोमेंट आया. ठीक है. अब इसका भी निकालो. अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा. अब इसकी बात करते हैं. तो 3.0 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0.35. ठीक है, 0.35. क्लियर हो गई बात. ठीक, ये हो गया. ये दोनों क्लॉकवाइज हो गए. अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया. अब क्लॉकवाइज देखते हैं. सो क्लॉकवाइज में आपके पास क्या है, माइनस 6 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस 0.15. क्लियर हो गई बात. ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर लो. अब जरा सॉल्व करो तो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा. जी बताओ क्या आंसर आ. 885 नहीं होगा, 84 करके कुछ होगा. 845 है वो, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ. नहीं, 844 करके कुछ आ रहा है. मैंने भी सॉल्व किया भाई. 0.8455. चलो सर मैं मैंने भी भी 845 आ रहा. तो फिर ये 2.8 दे रहा है भाई. अब मेरे से तो यही वैल्यू बनती है. ठीक है, 0 पॉइंट बन रही है. 2.84. 2 पॉइंट है ना, तो फिर ठीक है ना. ठीक है. सो 2.8 समथिंग है, तो फिर ये डी पे राउंड ऑफ हो जाएगा. दैट्स इट. ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्या है. द डायग्राम शोस 3 rigid objects P, Q, R being subjected to different combinations of the forces. Which objects are in equilibrium? तो इसका जवाब अभी निकाल लेते हैं. इक्विलिब्रियम में कौन है. इक्विलिब्रियम के लिए आपको सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इसको देखूं, सो ये 20 राइट पे, ये 20 लेफ्ट पे. ठीक है, ये राइट पे 10 लेफ्ट पे 10. गुड. यानी राइट पे 30 लेफ्ट पे 30. लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, बैलेंस फोर्सेस हैं. लेकिन मजे की बात, अगर बीच में पिवट लगाओ ना तो नहीं होगा.
आप सोचो, ये अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दूं तो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि भाई मसला ये कि ये 20 न्यूटन दे रहा है, ठीक है। सो 20 न्यूटन का मतलब है कि ये यहाँ से टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये वाले टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 20 है क्लॉकवाइज, इसकी फोर्स ज्यादा है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा। आगे सुनो, फिर इस पॉइंट से अगर मैं इधर आऊं तो ये भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, ये जो फोर्स है ये भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगी। इस पॉइंट से अगर बीच में पिवट लगाओ, ठीक है, क्लॉकवाइज जनरेट करेगी। और ये जो 10 है ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, तो 20 वाली ज्यादा है तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट की जनरेट होगी। तो इधर से भी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, इधर से भी क्लॉकवाइज होगी, तो दोनों सूरतों में क्लॉकवाइज ये घूमता रहेगा। आपके हिसाब से बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूमता ही चला जाएगा ये। तो ये किसी सूरत भी जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप इसकी अगर चाहें तो कोई भी वैल्यूज रख के, ये एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रख के इसकी डायमेंशंस की आप वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसी सूरत भी जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से पी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट करो, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन से मान लो कि ये जो फोर्स गुजर रही है 10 न्यूटन की, ठीक है, ये जो फोर्स गुजर रही है 10 न्यूटन की, ये ऐसे गुजर रही है, तो ये डिस्टेंस उसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। सो ये क्लॉकवाइज जनरेट करेगा रोटेशन, ठीक है। इस पिवट से अगर मैं यहाँ पिवट रखूं और अगर मैं इस 20 न्यूटन वाली फोर्स को देखूं तो इसका डिस्टेंस ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, तो किसका मोमेंट ज्यादा होगा? जाहिर है 20 वाले का ज्यादा होगा, 10 वाले का कम होगा, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, सही है। सो इधर से इस तरफ से क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो ज्यादा है। अच्छा, अब इसी पे पिवट रख के दोबारा मैं यहाँ से चेक करूं तो ये तो फोर्स है और ये उसका मोमेंट आर्म है, तो जाहिर सी बात है ये क्लॉकवाइज ज्यादा जनरेट करेगा। और जाहिर है ये फोर्स है तो ये इसका मोमेंट आर्म है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। सो यहाँ भी क्लॉकवाइज ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, तो उसका मतलब नेट रिजल्ट क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा ही होगा, तो इसलिए ये रोटेशन में जाएगा। क्लियर, ये वाली बात है। लेट्स टॉक अबाउट पी। अब पी पे क्या है भाई, इधर देखो। अब तो आर की तरफ, तो आर में एक चीज ऑब्जर्व करो, सबसे पहले फोर्सेस बैलेंस करते हैं। सो ये 50 है, 50 का cos 30 करो तो ये आएगा, 50 का cos 30 करो तो ये आएगा। तो 50 cos 30 प्लस 50 cos 30 करो, सो टोटल कितना होगा? 100, ठीक है, cos 30 होगा, तो ये 86.67 न्यूटन बनेगा, जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, जो कि जाहिर है 100 से कम है। तो जाहिर है ये तो फोर्सेस ही बैलेंस नहीं हो रही, तो सेकंड कंडीशन पे जाने का जवाब ही पैदा नहीं होता। क्लियर है? वो ये है कि भाई अगर फर्स्ट करो, एक जो अब मुझे ध्यान में आया ताजा ताजा, सेकंड कंडीशन पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो जाए, बड़ी बात है। मेरा सवाल है, मैं ये एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं ले सकता? ये बात मैंने आपको बताई थी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता? बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता इसको हॉरिजॉन्टल? जिस वक्त इंक्लाइन पढ़ा रहा था, इंक्लाइन प्लेन, उस वक्त मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह देता हूँ, ठीक है। इस वाले एक्सिस को मैं वर्टिकल कह देता हूँ या कोई और नाम दे दें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहाँ से खड़े हुए, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये दो एक्सिस हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, क्लियर? सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो एक्सिस है आपका, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाला, ठीक है, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है ये वाला, क्लियर है? ठीक। अब आप सिर्फ इस एक्सिस पे फोर्सेस को सम करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक तरफ 80 है, एक तरफ 60 है, बैलेंस ही नहीं हो रहा, नेट 20 इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आप इस 80 60 को बैलेंस करें तो नेट 20 इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये 20 इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा, 20√2 करके देख लीजिए आप, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में ये भी नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही मेंटेन नहीं हो पा रहा, इसका सेकंड क्या मेंटेन होगा? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत, तो इसका मतलब है कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर है इसका, नन ऑफ देम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो नन ऑफ देम, कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, सो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कि यहाँ पर एक अलग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शोज टू लिक्विड लेबल पी क्यू दैट डू नॉट मिक्स, इमिसिबल है, हो सकता है ये ऑयल हो सकता है ये वाटर हो। द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम इन एन ओपन ट्यूब एंड 3 इक्वल डिस्टेंसेस x आर लेवल्ड, क्लियर? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, इसको P ATM कहते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको P ATM कहते हैं।
वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पी टू द डेंसिटी ऑफ क्यू, कह रहा है दोनों का रेशियो क्या है। सो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था, कि जो प्रेशर एट दिस पॉइंट है, यानी जहां पे जंक्शन है दोनों का, वही प्रेशर जंप करके आप सामने चले जाए यहाँ, और यहाँ प्रेशर सेम होगा हमेशा। हमेशा मैंने बताया था कि दो लिक्विड का जंक्शन वहां पर खड़े हुई है, ठीक है, उस पॉइंट पर प्रेशर कोई भी नाम दे दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए। सो प्रेशर एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। क्लियर, ये होगा। अब आप देखिए, कि यहाँ पर प्रेशर ए पे लगा कौन रहा है। सो ए पे प्रेशर सबसे पहले अगर देखें तो ये लिक्विड लगा रहा है प्रेशर, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ठीक है। मैं एटमॉस्फेयर नहीं लिखता, लेकिन अभी लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेयर प्लस ये लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। लिक्विड का प्रेशर होता है रो जी और एच। हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये 2x है। सो रो जी और यहाँ पे कर दूंगा 2x। और ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी जाहिर है पी की है, तो पी लिखूंगा छोटा सा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब लेफ्ट साइड पर आओ, ये यहाँ खड़े हो जाओ। सो यहाँ पर अगर तुम खड़े हो जाओ तो तुम पे एक लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर लगा रहा है। सो यहाँ पर भी दो प्रेशर लग रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर का लग रहा है, उसके साथ जो प्रेशर लग रहा है वो रो जी, और ये जो हाइट है ये वाली हाइट, ये जाहिर है एक्स है। सो रो जी एक्स लग रहा है। क्लियर। और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्यू की होगी, ठीक है। अब देखो राइट और लेफ्ट दोनों जी 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 आ रहा, बोलिए सर 2x नहीं, क्या 2x क्यों नहीं लिया हमने क्यू के लिए? क्यू पे, कि क्यू के लिक्विड कितनी हाइट तक है वो देखो, वो सिर्फ एक्स की हाइट तक है। अच्छा सर, हाइट ऑफ द लिक्विड देखो ना, वो सिर्फ एक्स है, इसलिए लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल कर दो। उसके बाद जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो चलो भाई अब इनको अब नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसको भी लिख लेते हैं भाई, लिख दिया, इक्वल हो गए दोनों। उसके बाद क्या करें, उसके बाद भाई ये जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, आखिर में क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/2। यही होगा भाई, ये करेक्ट आंसर है। सेट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A stone of mass 0.3 kg is thrown vertically upward with a speed of 20 meter, अच्छा, vertically downward with a speed of 20 meter per second from a height of 12 meter above the ground. It falls vertically until it hits the ground. Air resistance is negligible. What is the kinetic energy of the stone just before it hits the ground? So by equation लगाओ, v square minus u square equals to 2gh. Clear? Vertically downward जा रहा है, ठीक है। अब वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये 2gh प्लस का u स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट लगा दो यार, स्क्वायर रूट कर दो इस पे, ठीक है। सो अब ये क्या करोगे, 2 × 9.81 मल्टीप्लाई बाई 12 मीटर प्लस का इनिशियल 20 का स्क्वायर। क्लियर। इस पे ले लो स्क्वायर रूट, इस पे ले लो स्क्वायर रूट। क्लियर है। सो जी बताओ क्या आंसर बन रहा होता है, स्पीड निकलेगी अभी, बल्कि स्क्वायर रूट नहीं लो, रुक जाओ, स्क्वायर रूट लेने की कोई जरूरत नहीं, वी स्क्वायर ही निकालो। वी स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताना क्या आ रही है, (635.442) यही आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर। सही है, तो हाफ अपनी जगह, मास कितना दिया हुआ है 0.3 × 635। अच्छा ये जूल नहीं है, मैंने देखा नहीं, ये है मीटर पर सेकेंड, और सर इसके स्क्वायर 95 आ रहा है। 95 वाला डी करेक्ट आंसर है। जाग गए अयान, कैसे हो जी। आयरा फरमाइए। सर अगर हम इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी करें तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ तो ये देखो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब तुम बोथ साइड मास से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा ये लॉजिकली तो बन गए ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बन गई ना ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बन गई ना ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो वही तो चीज है। मैं इसको लैग्रांजियन मेथड है, यूलेरियन मेथड है, पता नहीं कौन कौन सी काइनेमेटिक्स है हायर ऑर्डर की,
ये एक तरीका, एक मेथड नहीं है इसके, और भी मेथड है करने के, ठीक है। आप लोग सम करते हो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हो, एक मेथड है, गूगल पे लिखो लैग्रांजियन मेथड, इसमें टोटल इसमें से काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होती है, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं, तो भी आंसर आ जाता है, तो भी आंसर आता है, उसमें फोर्सेस से आप बच जाते हैं सिस्टम की। ऐसे कई तरीके करने के, कोई तरीके एक थोड़ी है, तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर सही आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, जाने दो, आगे बढ़ो, बस भागो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है। सो 95 आंसर आ गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। A student कैन रन और वॉक अप द स्टेयर, ठीक है, अप द स्टेयर्स टू हर क्लासरूम। विच स्टेटमेंट, जब भी कोई स्पेसिमेन लेना होता है, कोई लड़की की बात करते हैं, कभी किसी लड़के को स्पेसिमेन नहीं बनाया। पैराशूटिस्ट है तो लड़की है, ड्राइवर है तो लड़की है, ठीक है, क्लासरूम में जा रही तो लड़का, लड़की को भी ले लो भाई, लड़के ने क्या गुनाह किया है, अजीब। A student can run or walk up the stairs to her classroom. Which statement describe the power required and gravitational potential energy gained while running up the stairs compared to walking up them? ठीक है, तेज तेज चलेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी ही होगी ना। हाँ, फर्क इतना है कि सिर्फ पावर उसकी सीट ज्यादा कंज्यूम होगी तेज चलने से। तो पावर जो है फॉर्मूला होता है आपको वर्क डन अपॉन टाइम या चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। सो चेंज इन एनर्जी तो सेम रहेगी, बस टाइम चूंकि कम लगेगा जिससे पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सीन है। क्लियर है, समझ आ रही है नहीं आ रही भाई, ठीक है। सो लेट्स सी, तो वो कह रहा है कि रनिंग प्रोवाइड्स मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गलत। रनिंग प्रोवाइड मोर, गलत। रनिंग प्रोवाइड सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यूजेस मोर पावर, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि a weight W hangs from a trolley that runs along a rail, ठीक है। The trolley moves horizontally, ये ट्रॉली जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है ऐसे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर भी खींच रही है, through a distance p and simultaneously rises the weight through a height q, यानी कि ट्रॉली आगे भी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वेट भी ऊपर कर रही है। इन शॉर्ट देखा जाए तो ट्रॉली यहाँ से यहाँ ट्रेवल की है, ठीक है, यानी कि आगे जा रही है और साथ साथ इसको ऊपर भी लेके जा रही है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ट्रॉली यूं गई है ऊपर, ठीक है। एज अ रिजल्ट, वो कह रहा है कि एज अ रिजल्ट वेट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस r, वेट यूं क्या है, फ्रॉम x to y, इट स्टार्ट्स एंड फिनिश एट रेस्ट, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो यार वर्क इज डन ऑन द वेट, उसे ऊपर खींचने के लिए जो वर्क डन किया है आपने, वो आपकी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, या यूं समझ लीजिए उसके वर्क डन के इक्वल होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो होगा वर्क डन यानी वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट के, ठीक है। सो उसका वेट कितना है, वेट जाहिर है उसका W ही लिया उन्होंने, ठीक है, और हाइट की कितनी है, Q है, सही है। सो आपका W इंटू Q हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। सो इस चीज का करेक्ट आंसर बनेगा खाली, ठीक। ये हर किस नहीं होगा, ये डिस्टेंस नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो पता करेगा वर्क डन। सो इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, वही उसकी हाइट बताएगा, वही डिस्टेंस बताएगा, वही बताएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है वर्क डन करने पर, ठीक है। The equation for kinetic energy can be derived using the equation of motion, इसकी डेरिवेशन अभी मेरे ख्याल है आई भी है दोबारा, ठीक है। सो इसमें आप देख लीजिएगा पार्ट 1 होगा, ये इस्तेमाल होगा, ये इक्वेशन यूज होगी, इसको ड्राइव करने में ये होगी, पावर वाली यूज हरगिज नहीं होगी। सो 1, 2 और 3 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो डेरिवेशन खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। The force extension graph of a metal wire is shown. At which point on the graph does the metal wire stop obeying Hooke's law? तो भाई जाहिर है वो पॉइंट ए होगा। क्यों होगा पॉइंट ए? अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन रख के, यानी ऐसे एक स्केल रख के देखें इसको, तो आप देखें पॉइंट ए से ये कर्व होना स्टार्ट हो रहा है, सो पॉइंट ए से ही आगे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। A uniform wire is made up of a metal that has a Young modulus इतना, ठीक है, और उसकी लेंथ दी हुई 2.4 मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा भाई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो आपको पता है यंग्स मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अब इसको अरेंज करें तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन एक तरफ कर लें, ऊपर कर लें, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, लेंथ अपॉन एरिया एक तरफ कर लें। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये लेंथ पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से बनेगा। अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है,
अब आपको एरिया निकालना है, सो एरिया एक तरफ कर लें, सो के एल अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। सो एरिया निकालना है, सो आओ जरा करके देखते हैं। एक काम और करते हैं ना, फजूल में लंबी नहीं करते, ये दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम हो जाएगा और राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे ही होगा ये वॉल्यूम इक्वल्स टू के एल स्क्वायर अपॉन वाई आर टाइट, क्या था, ठीक है। सो ये के की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.7 into 10⁴ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 2.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 1.3 into 10⁻11। जी मुझे वॉल्यूम बताओ क्या आंसर आएगा। सर आंसर डी आ रहा है 1.2 टाइम्स 10 ठीक पावर है, चलो गुड हो गया। A rubber cord hangs from a rigid support. A weight attached to its lower end is gradually increased from 0 and then gradually reduced to 0. अरे यार रबर को खींचो फिर छोड़ो तो उसका ये एरिया पूछ रहा है थर्मल एनर्जी होगा फिर। और जाहिर सी बात है 20 दफा बता चुका हूँ, ये जाते वक्त जो है वो जाहिर है स्ट्रेच करते वक्त आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो, वर्क डन कर रहे होते हो, तो ये पूरा एरिया पूरा ओवरऑल वर्क डन आएगा, उसे खींचने में कितना वर्क डन लगा। वापस आते वक्त ये जो नीचे से आ रहा है ये खुद अपने आप में आता है, तो इसके पार्टिकल स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे फ्रिक्शन होती है और हीट बाहर आती है, तो ये एरिया वो हीट बाहर निकल गई ना, तो इसलिए ये एरिया कम आ रहा होता है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी का इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई। A source of sound wave of a constant frequency is traveling as shown. In which situation would a stationary observer detect a sound with the lowest frequency? पहली चीज ऑब्जर्वर है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट सुनाई देगी, इसमें भी हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो ए और बी हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए, इन पे कंपैरिजन ही नहीं कर रहा मैं, सी डी पे बात कर लेते हैं। इसमें सोर्स दूर जा रही है, अब जिसमें कम स्पीड से जा रही है, ठीक है, इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, या जिसपे 10 से जा रही है इसमें लोएस्ट सुनाई देगी। बताओ किसमें लोएस्ट सुनाई देगी। इधर देखो फॉर्मूला जरा मुझे बताना क्या है, F इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस वी एस, ठीक है, ये आता है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एक्चुअल है और ये एपरेंट या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब बात सही है, सारी की सारी ये है कि भाई इधर देख लो, सीन कुछ यूं है कि फर्ज करो ये 10 मीटर से ऊपर ये दूर जा रहा है, फर्ज करो, अब दूर जाने का मतलब है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 10 है, सो यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन, दूर जा रहा है तो जाहिर है डिनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। मान लो कोई भी वैल्यू रख लो, लेट्स से 290, इतनी होती नहीं है, स्पीड ऑफ द एयर जो है वो 300 से 330 इस तरह से ही चल रही होती है, तो 330 रख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं वैल्यू रख के आप लोग को जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरे पे चलें और उसको 5 कर लें, डिवाइड बाई 5 प्लस 330 और ये F एक्चुअल। अब आप गौर करें, ठीक है, डिनोमिनेटर में शायद इतना फर्क नहीं पड़ा, फॉर्म अब जरा कैलकुलेट करें, ऊपर के इस रेशो को नीचे के रेशो को कैलकुलेट करें, बताएं क्या वैल्यू आ रही है। तो ये क्या आएगा 0.0294, ठीक है, टाइम्स एक्चुअल, ठीक है, यानी 2.9 टाइम्स ज्यादा सुनाई देगा, या तो सॉरी 2.9 पे चला जाएगा, 2.9% पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको 5 कर लूं, नीचे भी 5 कर लूं, सो ये 0.0149 पे, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी, ऑब्वियसली ये है ना। तो इस केस में आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा सुनाई देगी। क्लियर है। 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? जी भाई समझ में आ गया। इसे वैल्यूज रख के इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। सो जो ज्यादा स्पीड से दूर जा रहा है वे जा रहा है, जाहिर है यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है each of the principal radiations of electromagnetic spectrum has a range of wavelength. Which wavelength is correctly linked to the radiation? अब देखो मुझे एक चीज पता है, वो ये है कि विजिबल रेंज क्या है, विजिबल लाइट जो है ना उसकी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। सो ये 4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 से 7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 मीटर तक की रेंज है। ये आपकी होगी, ये वायलेट कलर होगा,
ये आपका वॉयलेट कलर होगा और जाहिर है कि ये आपका रेड कलर होगा, ठीक है। अब पावर देखना -7, इस -7 से जो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बताओ, कौन बताएगा? -7 पावर से छोटी पावर कौन सी होगी? पावर छोटी पावर कौन सी होगी? यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात करूं, तो मुझे बताएं पावर -7 से छोटी पावर क्या होगी? कौन मुझे बताएगा? हेलो, कोई भी नहीं बता रहा भाई। पावर -7 से एक पावर छोटी पावर क्या कहलाएगी? -8। -8। जी, -8 छोटी पावर होगी, ठीक है, -6 नहीं होगी। सो यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे कि -8 है। और अगर इससे एक बड़ी पावर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, सो वो 10 की पावर कितनी होगी? यानी कि अगर मैं रेड से आगे इंफ्रारेड की तरफ जाता हूँ, IR की तरफ, तो ये 10 की पावर कितनी होगी? वहां -8 था, वहां पर -6 की तरफ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब आप इससे अंदाजा कीजिए, आप कहाँ खड़े हुए हैं? -7 पे, ये विजिबल है। -8 पे यकीनन अल्ट्रा वायलेट या इस तरह की चीज पड़ेगी, तो उस हिसाब से इस आपकी एस्टिमेशन पे ये वेवलेंथ आपकी बनती है, इस पे टिक करेंगे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? अच्छा, और मसीह नीचे जाएंगे, जाहिर अल्ट्रा वायलेट से और पहले के जाएंगे तो एक्सरे आएगी, ठीक है, और एक्सरे से और पहले आएंगे तो गामा आएगी। लेकिन वो भी सोचने वाली बात है, एक्सरे का -14 दिया हुआ है, गामा का -9 दिया हुआ है। क्या इलॉजिकल सी चीज है यार, आप सोचो ना, एक्सरे का -14 और गामा का -9। हालांकि अगर गामा का मिसाल के तौर पे -14 होता और एक्सरे का -9 होता तो बंदा सोचता भी कुछ, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता तो वो सोचना शुरू करता। आप लॉजिकली देखिए इस चीज को। एनीवेज, खैर, सो इस हिसाब से इस चीज का करेक्ट आंसर बनता है। लेकिन आपको भाई मैं फिर कह रहा हूँ, रेंज याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, रेंज याद करिएगा। मैं तो एक एस्टिमेट करके जा रहा हूँ, ठीक है। A transverse water wave has a frequency of 15 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज की है, ठीक है, वेवलेंथ 0.12 मीटर है, एम्पलीट्यूड है 4 मीटर। एम्पलीट्यूड का क्या चक्कर है भाई? एम्पलीट्यूड का मतलब है भाई कि ये जो हाइट है, ये आपका 4 मिलीमीटर है। क्लियर है? आ रही बात समझ? व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकंड, ठीक है। वो कह रहा है कि आधे सेकंड में इसने, इस ट्रांसवर्स वेव ने कितना फासला तय किया, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना तय किया। यानी ये पॉइंट, जाहिर सी बात है कि जब ये वेव ट्रैवल कर रही होगी लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी ट्रैवल कर रही है, तो जाहिर है कि ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट अभी ऊपर है, फिर ये पॉइंट यहाँ आया होगा, फिर ये नीचे आया होगा, फिर ये ऊपर आया होगा, फिर ये ऊपर आया होगा। यानी कि जैसे पानी में अगर आप कोई किसी ऑब्जेक्ट को, थर्मोपोर को डाल दो, थर्मोपोर ऊपर नीचे, ऐसे नीचे वर्टिकली, तो ये वर्टिकली जो मूव कर रहा है प्रोग्रेसिव वेव की वजह से, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछ रहा है। प्रोग्रेसिव वेव तो यूं जा रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पूछ रहा है। आओ जरा देखते हैं। सो पहले तो ये देख लो कि ये अगर फर्स्ट करो इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पी की बात कर लो, तो पॉइंट पी इस पॉइंट से इधर आएगा, इधर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, टोटल कितना, एक चक्कर में कितना तय करेगा, कितना फासला? 4 4 4 और 4, कितना हुआ बोलो? 16 मिलीमीटर एक साइकिल में तय करेगा, एक चक्कर में। सो वन पीरियड में 16 मिलीमीटर का वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आई है? अब टोटल पीरियड कितना, पीरियड निकालना है। सो देखो 15 हर्ट्ज है, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइकिल भी देखने पड़ेंगे, 15 हर्ट्ज है, सो यहाँ से पीरियड निकालो, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा हमारा? 15 हर्ट्ज है तो 1/15 कर लो, 1/f होता है ना, 1/15। जी भाई, 1/15 कितना होगा? कोई मुझे बताए? 0.066 सेकेंड। सो 0.006 सेकेंड जो है ये इसका एक चक्कर है। टोटल टाइम कितना है? 0.5। तो मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स पता करने, तो उसके लिए मैं टोटल टाइम से एक पीरियड को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो टोटल टाइम 0.5 है, उसको 0.066 से डिवाइड करूंगा, ठीक है 7.5। जी। तो 7.5 चक्कर लगाया उसने, यानी कि उसने, अब वो गया कैसे? एक चक्कर, एक साइकिल, दो साइकिल, 3 4 5 6 7, यानी
7वीं साइकिल जब कंप्लीट की, 8वीं साइकिल में वो अब नीचे आके इधर ही का हो गया, इधर ही रुक गया, या इधर ही तक पॉज लगा लें आप, ठीक है। सो 7.5 साइकिल है। सो एक साइकिल में 16 मिलीमीटर है, तो 7.5 टी में कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 7.5, 120 आंसर आएगा, करके देख लें। A wave is formed on a string. A student plot a graph of variation of displacement d with a time on the on a point on the string. ठीक है. The student marks 2 point x and y on the graph. ठीक है. Which property of the wave is dependent by the distance along the horizontal axis between x and y? ठीक है. x और y के दरमियान वो कह रहा है कि आप बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये शो कर रहा है, और डायरेक्टली आप मेजर भी कर सकते हैं। तो देखो टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है ये पीरियड ही लग रहा है, ठीक है। सो एक साइकिल का कंप्लीट टाइम ये पीरियड ही होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। A stationary wave is set up in a straight string which distance is equal to the wavelength of the wave double the distance between antinode। वो कह रहा है कि एंटीनोड, अब एंटीनोड क्या भला है इधर देख लीजिए। सो एंटीनोड आपको पता है कि भाई, ठीक है। सो ये आपके एंटीनोड्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है लैम्डा बाई 2। इस डिस्टेंस को डी रख लें आप, क्लियर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को आप डी कर लें, तो इस डिस्टेंस को डबल कर लें, यानी ट्वाइस कर लें इस डिस्टेंस को, तो जाहिर है वेवलेंथ बनेगा। बिल्कुल ठीक कहा उसने, ये करेक्ट आंसर। अब वो क्या कह रहा है यार, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सा सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। Question number 29. A source of coherent light is incident on two slits P and Q, which are placed 80 mm apart. The light has a single frequency of 1.5 into 10 to the power 12 hertz. The light from the slit meets on the screen. That is the distance of 4 meters from the slit. The screen is parallel to the line joining. The screen is parallel to the line joining the slit. ठीक है? An intensity sensor is placed on the screen at the midpoint of the interference. यहाँ पे, ठीक है? हाँ, अभी जैसे जैसे यूं जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, देख रहे हैं आप, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, पी से लेकर पी से जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो क्यू से डिस्टेंस इसका बढ़ेगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बच्चों? अभी दोनों तरफ से डिस्टेंस इसका इक्वल है। वो कह रहा है कि एन इंटेंसिटी सेंसर इज प्लेस्ड on the screen at the midpoint of the interference pattern such that the intensity reading is a maximum। यहाँ पर मैक्सिमा है, बना भी देता हूँ, लिख देता हूँ यार, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमा का मतलब है n की वैल्यू 0 है, ठीक है। The sensor travel along the two intensities minima, the two intensity maxima, and stops in the middle of third intensity minimum। Which distance does sensor move through? इसका मतलब यार मुझे ये लगता है कि देखो ये पहला तो ये मैक्सिमा है, चलो यहाँ पर है, उसके बाद अगला मैक्सिमा जो आएगा वो जाहिर है कि वो इधर कहीं आएगा, n is equals to 1। नेक्स्ट मैक्सिमा n is equals to 2। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ जो आएगा वो मिनिमा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ? मिनिमा बनेगा, नहीं फर्स्ट मिनिमा होगा, वो वहां पर n की वैल्यू 0 होगी, और ठीक है ये फर्स्ट मिनिमा होगा, और यहाँ पर भी एक मिनिमा होगा जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, ये होगा सेकंड मिनिमा। कह रहे? आ रही बात समझ में? फिर आप मजीद आगे चलें तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखें जो थर्ड मिनिमा बनना है, जो थर्ड मिनिमा बनना है वो ये है जहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी और ये थर्ड मिनिमा होगा। आप समझ रहे हैं? सो वो ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि इसने ये फर्स्ट मिनिमा देखा, ठीक है, सेकंड मिनिमा देखा, फर्स्ट मैक्सिमा देखा, सेकंड मैक्सिमा देखा, और कह रहा है स्टॉप इन द मिडिल ऑफ थर्ड मिनिमा। ये थर्ड मिनिमा पे स्टॉप हो गया। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है जी? हेलो, क्लियर है सबको? आपको समझ आ रही है? नहीं आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब क्या है, एक बात याद रखिएगा, ये जो फ्रिज सेपरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो फ्रिज सेपरेशन हमेशा दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के दरमियान होती है। यानी सुनिए,
यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, सिमिलरली इन दोनों का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस भी आपका x होगा, ये डिस्टेंस भी x होगा, यानी दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मैक्सिमा मिनिमा के दरमियान का फासला प्रिंस सेपरेशन होगा। लेकिन अगर मैं एक मैक्सिमा लूं, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, अगर मैं एक मैक्सिमा लूं और एक मिनिमा लूं और इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन, तो ये लाइन जो है ये x का हाफ होना चाहिए, हाफ ऑफ x होना चाहिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सबसे पहले x कैलकुलेट करते हैं। सो फार्मूला क्या है x का? लैम्डा इक्वल्स टू ax अपॉन d। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब आप देखिए यहां से x कैलकुलेट कर दीजिए, लैम्डा d अपॉन a। सो लैम्डा कितना है उसने गिवन है, अच्छा लैम्डा भी नहीं गिवन है, चलो एक और मुसीबत। सो f इज इक्वल क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। सो यहाँ पर कर लो c अपॉन f इंटू d अपॉन a। प्लीज ये वैल्यूज रखो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस d है, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक का वो है 4, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, a है ये 80 इंटू 10 टू पावर -3। जी x की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा? 0.01। मिलीमीटर में कितना होगा? 10 मिलीमीटर, ऐसा ही है। अब आप देखिए ये 10 मिलीमीटर, ये 10, 20 हाफ कितना हुआ 25 मिलीमीटर। सी करेक्ट आंसर है। समझ आई? A vibrating bar produces surface water wave in a ripple tank. The wavelength of the wave is 5 centimeter. It passes through the gap of 20 centimeter. यार ये करवाया हुआ है, मुझे याद है, ये करवाया हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कह रहा है which change will increase the amount of diffraction that is observed. भाईजान या तो इस गैप को छोटा कर दीजिए, ठीक है, या इस वेवलेंथ को बढ़ा दीजिए। अब वेवलेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, ये कर लीजिए, तो कुछ भी कर। बट कह रहा है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, ठीक है, स्पीड सेम रखेंगे तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव में ये बी आंसर बनाएगा। क्योंकि देखो ना v इज इक्वल टू f लैम्डा, आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, स्पीड तो चेंज नहीं कर सकते, वो मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन दैट द चार्ज ऑन अ पार्टिकल। हाँ भाई, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहना था, लेकिन फ्लो का मतलब ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। A wire of diameter d is connected to an electric current. There is a current I in the wire and the charge carrier I have an average drift speed v. So I is equals to v e n और pi by 4 d square। वैसे तो v e n के साथ एरिया लगता है, लेकिन उसकी जगह मैंने pi by 4 d square कर दिया। क्लियर? आ रही बात समझ में? वो कह रहा है कि the wire is replaced with a new wire of the same material but different diameter। अब जो नया वायर लगाया तो उसमें करंट सीरीज में ही लगाया होगा ना, एक वायर निकाल के नया वायर लगा दिया, तो सीरीज में लगाएंगे ना, पैरेलल में तो नहीं लगाएंगे। वायर हटाया है, अपने दूसरा वायर लगाया, सीरीज में लगाया। ई एन पाई बाई 4 इन सब को ब्रैकेट के अंदर करो, ये सारे कांस्टेंट हैं। अब ये है v और यहाँ है ये d का स्क्वायर। d कितना कर दिया 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है ये रहा 1/2 d का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 d का स्क्वायर। ये 1/2 का मतलब होता है 4 आ गया आपका, ठीक है। उस 4 को बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी को भी आपने 4 टाइम्स करना है, करना है। अच्छा, इसमें एक बात और है, होना यही चाहिए, लेकिन उसने आगे क्या बात बोली सुनो। होना टेक्निकली ये होना चाहिए कि करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट है, लेकिन उसने एक और बात बोली, द करंट इज एडजस्टेड so that the charge carrier in a new wire has an average drift speed 3v। चलो भाई, इससे का मतलब है कि उन्होंने करंट को भी चेंज कर दिया। तो अभी तक जो हम ये सोच के चल रहे थे कि करंट कांस्टेंट है, अब करंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, करंट कांस्टेंट नहीं है। अब जरा इसको मैं रीराइट कर दूं यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ,
यहाँ पे लगा रहा हूँ 4, ठीक है, ये 4 आ गया इधर, ये 4 आ गया इधर। सो जाहिर सी बात है इस v के साथ भी कुछ लगना है, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा। उसने क्या कि वेलोसिटी स्पीड कितनी कर दी उसने, बताओ स्पीड कितनी कर दी बच्चों? सर 3v। पहले तो जब 4 यहाँ पे लगा, सुनो, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पर भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 4 आना चाहिए करंट के साथ। दूसरा ये उन्होंने वेलोसिटी को क्या कर दिया 3 टाइम्स, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो करंट कितना हो गया टोटल 75% में 0.75, ये करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है बात भाई? ये है गेम। शुरू में हम यही इमेजिन कर रहे थे करंट कांस्टेंट है, लेकिन आगे जाकर उसने बोला कि नहीं भाई करंट तो कांस्टेंट नहीं है, करंट तो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये बैलेंसिंग होगी भाई, चेक करना है। अगर यहाँ नीचे 4 आया तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 4 लगाना पड़ा। अगर करंट कांस्टेंट होता तो मुझे 4, फिर मैं 4 यहाँ नहीं लगाता, फिर मैं 4 इस v के साथ लगाता। वेलोसिटी जो है वो 4 गुना बढ़ा देता करंट को कांस्टेंट रखने के लिए। भाई ये सारी कहानी है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है a fixed resistor and a diode are combined by connecting them in series, ठीक है। एक फिक्स रेजिस्टर और एक डायोड है। The total potential difference across the combination is varied and the corresponding I is measured. Which graph represent the current I versus V? अगर आप डायोड की बात कर रहे हो तो डायोड में आपको पता है शुरू में वोल्टेज एक लिमिट तक जो है वो, जब तक वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट जो है वो नहीं फ्लो करता जब तक गेट उसके चैनल बंद रहते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था सिलिकॉन के अंदर 0 पॉइंट कितना होता है वो 0 पॉइंट मेरे ख्याल में 7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, और जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होता है। सेमीकंडक्टर्स डायोड जितने भी होते हैं प्रैक्टिकल डायोड्स की बात कर रहा हूँ। आइडियल में तो इधर से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ठीक है। आइडियल तो रोक ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में जाहिर सी बात है वो रोकता है जब तक इतना ड्रॉप उसको ना मिले 0.7 वोल्ट का, या इतना ड्रॉप उसको ना मिले 0.3 वोल्ट का जर्मेनियम के अंदर। उसके बाद वो करंट भगाना शुरू करता है, उसके बाद अपना गेट खोलता है। पहले उसको दरवाजा खोलने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो इतना है। जब तक ये नहीं मिलेगा, ठीक है, या और दूसरे डायोड सेमीकंडक्टर डायोड के लिए दूसरी वैल्यूज हैं, जब तक वही वैल्यू नहीं मिलेंगी ये अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। तो शुरू में ये स्ट्रेट लाइन जाती है, चैनल अपना नहीं खुलता, करंट नहीं फ्लो कराता। जब वो उतना मिल जाता है वोल्टेज उसको, उसके बाद फिर ये जो है वो करंट फ्लो करना शुरू करता है। सही है भाई? तो इसका ए करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है, अरे यार ये तो कल ही कराया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टर V, द पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज 5 वाट। सो 5 वाट पर पोटेंशियल जो है वो V है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज चेंज्ड टू अ न्यू वैल्यू विद अ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी ट्रांसफर टू द रेजिस्टर इन अ टाइम 2.25 सेकंड इज 45.0 जूल। व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर? तो सबसे पहले ये एनर्जी और ये टाइम से आप पावर, न्यू पावर ले लो। न्यू पावर कितनी है 45.0 डिवाइडेड बाई 2.25। क्या आ रही है न्यू पावर, कोई मुझे बताए? मेरे ख्याल में 20 वॉट आ रही है। सो पुरानी 5 वॉट थी, ये थी, ये पावर इसको ओल्ड कह दो और ये इसको न्यू कह दो। न्यू पावर 20 है, पुरानी जो है कितनी थी 5। सो पुरानी पावर जो है ओल्ड, उसको 5 पे V बन रहा था, तो 20 उसका कितना है, उसका 4 टाइम्स है। जब जाहिर सी बात है ये इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा ना, ऐसा ही। तो पावर कितना है VI है, हम VI से चले ही नहीं रहे ना, हम चले V² R से, ठीक है। अब इसमें एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस तो आपकी फिक्स है, चलो अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 लेंगे और 4 का फिर स्क्वायर रूट में जाएगा, ठीक है। तो ये 2V का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R होगा तो 2V, ये B करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। हम ये फिक्स रजिस्टर है तो जाहिर है रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना, तो इसका मतलब है करंट पे इफेक्ट नहीं पड़ना। VI के प्रोडक्ट की बात करूं तो द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट दैट, ठीक है, सही है। द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ सर्किट दैट यूजेस अ पोटेंशियोमीटर Y टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। यहाँ पे खामा में करंट शो किया, भाई करंट शो करना नहीं चाहिए, ठीक है। पर पोटेंशियोमीटर सर्किट में आप इस तरह से सर्किट सेटअप बनाते हो कि इसमें से करंट फ्लो ही ना हो, ये आपकी कोशिश होती है, ये पूरी कोशिश होती है। उसके लिए आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी लगाते हो, ठीक है, एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ, ये आपको पता है। The potentiometer wire XZ has a length L1. It is connected to the cell of known electromotive force E that has a negligible internal resistance.
The terminal P and Q are connected to external potential difference to be measured. The length of the potentiometer wire between point X and Y is L2. The ratio of the length L1 and L2 is used to determine the potential difference between P and Q in terms of E. Which condition must be met in order to determine this potential difference? ठीक है, वो कह रहा है कि भाई जरा पढ़ो. The ratio of the length L1 and L2 is used to determine the potential difference between P and Q in terms of E. ये मैंने आपको बताया था, ये तब फुलफिल होगा जब इसमें से पास होने वाला करंट जीरो हो जाए. यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर इसमें से करंट पास होगा तो जो भी रेजिस्टर या कुछ भी लगा होगा यार, तो वहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो इसलिए बेहतर यही है कि इसमें से पास होने वाला करंट क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए. सो I2 मस्ट बी जीरो. वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ाया था मैंने आपको, याद करें. ठीक है, सो यही इसका आंसर है. नेक्स्ट चलें. The diagram shows a circuit. Which statement about the circuit is not correct? यार ये not pot जो है ना, मुझे incorrect करो. Which statement about the circuit is incorrect? गलत है. Electromotive force is the energy transferred per unit charge. मेरे ख्याल में सही है ना, कोई मसला तो नहीं है. ठीक है. Next, energy transfer. अगर सही है तो गलत हो गया. From chemical potential energy in the cell to other form when the switch is closed, ये भी ठीक है तो गलत. The electromotive force of the cell is greater than the terminal, ये भी ठीक है तो गलत. When the switch is open, the voltmeter measures the electromotive force of the cell. ठीक है, वो कह रहा है कि जब स्विच ओपन है, अब स्विच ओपन होने का क्या मतलब है? हाँ, जब ये स्विच ओपन है तो भाई ये कुछ भी मेजर नहीं करेगा, वो कह रहा है जब स्विच ओपन है तो वोल्टमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर कर रहा है, कुछ भी मेजर नहीं करेगा, ये कनेक्शन ही नहीं है इसका. ठीक है, सो डी आंसर चूंकि सही है तो इनकरेक्ट बोला था, तो उस हिसाब से ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है. मतलब ऐसे बोलूं कि ये इनकरेक्ट है तो ऑप्शन इसका करेक्ट पे जाएगा. क्लियर है? आज इनकरेक्ट ही पूछा तो डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा इनकरेक्ट पे. नेक्स्ट है, a circuit contain a battery of electromotive force E and internal resistance R connected to two resistor, each of the resistance 2.5 ohms. The resistors are connected in parallel. ठीक है, the current in one resistor is 0.8 ampere. ठीक है, which expression E is in volt and R in ohms gives the internal resistance R. ठीक है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको देगा. एक चीज सबसे पहले तो ये देखिए भाई, ये जो कॉर्नर के टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल देता है, वो आपसे आर की बात कर रहा है. सो आपने एक चीज पढ़ी थी, याद करिएगा. अच्छा, पहले तो ये समझिए कि 0.8 ओम आ रहा है 2.5 ओम के रेजिस्टर पे, तो ये 0.8 इधर भी आएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, दोनों में से करंट भी सेम जाएगा. और अगर मैं किरचॉफ का लॉ यूज करूं तो पीछे से ये 0.16 एम्पियर आएगा. ऐड कर लीजिए दोनों को. ठीक है, तो इसका मतलब है इधर से जो करंट गुजरेगा 0.16 एम्पियर गुजरेगा, ये है आई. ठीक है, टोटल करंट. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वोल्टेज निकालते हैं. तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है बच्चों? ये टर्मिनल पोटेंशियल निकालो, कितना आ रहा है बच्चों? सो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2.5 into 0.8 करो. ठीक है, आई आर. सो ये बनेगा 2 वोल्ट, यहाँ भी होगा 2 वोल्ट. और मजे की बात बताऊं, इन दो कॉर्नर्स पर भी बनेगा. ठीक है, कितना बनेगा भाई? यहां पर भी आपको बनेगा 2 वोल्ट. क्लियर? ये टर्मिनल पोटेंशियल है. सो E माइनस टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वोल्टेज लॉस Vs. ठीक है, सो E माइनस टर्मिनल पोटेंशियल 2 है, वोल्टेज लॉस IR है. सो E माइनस 2 अपॉन करंट इधर ले आओ 0.16 इज इक्वल्स टू R. सी करेक्ट आंसर है. सेट है? सही है भाई. व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल? अरे क्या सवाल पूछा है यार आयरा, इसको नोट कर लेना प्लीज. जिंदगी में कभी ये मुझे समझ भी नहीं आया था ये वाला सवाल. पहली बार मैंने देखा था. रेस्ट मास समझ में नहीं आया? अरे रेस्ट दो तरह के मास होते हैं फिजिक्स में. एक, ठीक है, एक रेस्ट मास होता है, एक होता है रिलेटिविस्टिक मास. रेस्ट मास वो होता है कि अगर मैं उसको रेस्ट में लेकर आऊं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई मास मैं कैलकुलेट कर पाऊं. ठीक है, विद मिनिमम अनसर्टेनिटी. ठीक है, दैट इज रेस्ट मास. ठीक है, और वो वही मास है जो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो कि 9.11 × 10⁻⁻31. रिलेटिविस्टिक मास वो होता है
कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाना शुरू करें, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जाना शुरू करें, और मोस्टली ये स्पीड ऑफ लाइट के 8 से 10% के बाद ये चेंज आना शुरू हो जाता है मास के अंदर, तो वो मास कहलाता है रिलेटिविस्टिक मास, और वो होता है m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने दिया था स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। ये है एक्चुअल मास जो कि रेस्ट मास है आपका, ये है रिलेटिविस्टिक मास, और ये वो फैक्टर है, ये वो स्पीड है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। आप लाइट की स्पीड के 90% पे ट्रैवल करना शुरू करो, 90% c से आप v ये वैल्यू रखो यहाँ पे 90%, आपको लग पता जाएगा आपका मास कितना बढ़ेगा। आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा स्पेस में मूव करना, स्पेस आपको रोकना शुरू करेगी, इतना मास आपका बढ़ा देगी। ये इमेजिन करवा रहा हूँ आपको। स्पेस जितना फास्टर मूव करने की कोशिश करते हो, स्पेस उतना आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल वो नहीं कर पाती। आप फिर भी एनर्जी लगा के कर रहे हो तो आप टाइम में स्लो डाउन हो जाते हो, टाइम डायलेट करना शुरू कर जाता है, दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ठीक है, तो आप जितना तेज स्पेस में चलने की कोशिश करते हो, टाइम उतना स्लो हो जाता है आपका। ठीक है, ये है रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन का। एनीवेज बहरहाल कहाँ से कहाँ चले जाएंगे हम, बहुत लजीज किस्म का टॉपिक है, लेकिन हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये मसला है। तो ये जो रेस्ट मास है, ये वो मास होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को रोक के रखते हो या रोकते हो, उस वक्त जो मास फील करता है वो ये है, वो कहलाता है रेस्ट मास। अब ये जो रिलेटिविस्टिक मास है, ये वो मास है कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब 10%, 20%, 30%, 40% से चल रहे हो, तो उस वक्त ये वाला मास आपका चेंज हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, ये तो रेस्ट मास ही है, ये m0 ही है, ये वही है। ठीक है, ओरिजिनल मास। ठीक है, सो जनाब इस हिसाब से ये इसका आंसर बनेगा बी, वही 9.11 × 10⁻⁻31। ठीक है, हाँ अगर इस बीटा की जगह वो वर्ड यूज करता फोटोन का, फिर क्या लिखते आप, कौन मुझे बताएगा? फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा, यानी लाइट का पार्टिकल, उसका रेस्ट मास क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? 3 multiplied by 10⁸. नहीं नहीं नहीं, रेस्ट मास क्या होगा? रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास, यानी जो लाइट का पार्टिकल है, ठीक है, यानी ये जो हम गामा रे यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट हो गई, माइक्रोवेव हो गई, विजिबल हो गई, इसके अलावा इंफ्रारेड, इन सब का जो इन सब के अंदर जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है, उसका रेस्ट मास क्या होगा? भाई जवाब ये कि उसको आप बॉल तो रोक ही नहीं सकते। ठीक है, स्लो डाउन कर, सो फोटोन को आप जो है वो रोकेंगे भी तो अव्वल तो रोक नहीं सकते, तो उसका जो रेस्ट मास है भाई वो 0 होगा। फोटोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से वही चीजें ट्रेवल करती है जिनका सारा रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। आप इससे फिगर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप क्लास ऑफ द पार्टिकल कंटेनिंग मेसॉन्स एंड द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स कंटेनिंग बैरियन? अच्छा भाई, ग्रुप ऑफ क्लासेस कंटेनिंग मेसॉन, तो मेसॉन किसमें आते हैं भाई? मेसॉन किसमें आते हैं, क्या होगा? मेसॉन जो है वो जाहिर है हेड्रॉन्स के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हेड्रॉन्स में ही आएंगे ना भाई, हेड्रॉन्स होते हैं, और हेड्रॉन्स में फिर आपके बैरियॉन्स हैं, और दूसरे आपके क्या है? मेसॉन्स हैं। सो हेड्रॉन मेन है क्लासिफिकेशन, लेप्टॉन्स तो गए, अब ये दोनों तो गए। अब वो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास ऑफ द पार्टिकल कंटेनिंग बैरियॉन्स, तो बैरियॉन हेड्रॉन के अंदर आएंगे, बिल्कुल अभी बताया मैंने। सो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ मैग्नीशियम न्यूक्लियस decays by emitting 2 alpha particles, sorry 2 particles resulting a nucleus in sodium। ठीक है, यानी 2 पार्टिकल निकाल रहा है। अच्छा भाई, एक 11 ये 12 हो गया, 23 हो गया, और ये बन रहा है किसमें? सोडियम में जा रहा है, जो कि ठीक है। अच्छा, 12 से 11 पे जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एक तो ये निकालेगा बीटा। अब बीटा कौन सा निकालेगा कि इसका एक माइनस हुआ है तो बीटा पॉजिटिव निकालेगा, ठीक है। और साथ में इसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का -1 होता है तो एंटी इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसमें ये पॉजिट्रॉन है तो इसमें हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा, सही है। सो एक तो आपका ये निकालेगा और एक ये निकालेगा, बीटा पार्टिकल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होना चाहिए, है ना भाई। तो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, डी करेक्ट आंसर इसका। क्लियर है? आ रही बात समझ में?